हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट का लेक्चर 2 हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। सो एज यू नो, टिल नाउ वी हैव स्टडीड इन लेक्चर 1 अबाउट रेनफेड एग्रीकल्चर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर या फीचर्स ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर क्या होते हैं। देन वी केम टू सी दैट what are the problems and prospects of rainfed agriculture. Okay, and so we studied some of the portions like characteristics क्या होते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर के। देन आफ्टर we came to see कि problems क्या होते, what are the problems generally faced by farmers in rainfed areas. Okay, when farmer is doing in rainfed agriculture areas, what are the general problems which are faced by the farmers. So some of these are the topics which we have covered in previous lecture. So today we will be, as we discussed earlier, that in next class we will be studying the prospects of rainfed agriculture. Till now we came to see that farmers are facing such kind of problem in their particular agriculture production in rainfed area, in rainfed agriculture. Okay, but now we have to come to know that how we can improve, how we can maintain the better irrigation facilities for the rainfed agriculture areas. Okay, so without any delay, let's start our topic. Okay, so first one is prospects of rainfed agriculture. What are the prospects? I think prospects का मतलब आप समझ रहे होंगे कि how we can bring changes, कैसे हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ लिखा हुआ है। पहला पॉइंट क्या है? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब वट एवर द रिसोर्सेज विच इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, उस सस्टेनेबल रिसोर्सेज को प्रैक्टिस करके हम रेनफेड एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हाउ? जैसे कि आप देख सकते हैं, बाई डूइंग कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का मतलब पहले हम लोग पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इम्प्लीमेंटिंग कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सच एज मिनिमल टीलेज, कवर क्रॉपिंग कैन हेल्प इनहेंस सॉइल हेल्थ एंड रिड्यूस इरोजन इन रेनफेड एरियाज। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होते हैं? जो ये प्रारंभिक कृषि होते हैं, जो हमारे पहले के किसान जो करते थे, ट्रेडिशनल फार्मर्स जो करते थे, कम से कम टीलेज ऑपरेशन फील्ड में करते थे। ओके, उससे क्या होते हैं? मिट्टी का इरोजन भी नहीं होता है। ओके, मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट्स का जो एक होता है लीच आउट कर जाते हैं, वो भी नहीं होकर होते हैं। उस केस में क्या होता है, अगर हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में अगर कवर क्रॉपिंग लगाते हैं तो वो क्या करते हैं? मॉइस्चर को कंजर्व करते हैं, मॉइस्चर को होल्ड किए रहते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी में नमी बनी रहती है और साथ ही साथ उसका सॉइल का हेल्थ भी बना रहता है। जिससे क्या होता है, जब कवर क्रॉप हम लगाते हैं तो उससे क्या होता है, और कम से कम जब हम टीलेज ऑपरेशन करेंगे तो वो क्या होगा, वहाँ पे इरोजन का जो समस्या होता है कम होता है उस क्षेत्र में। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज दैट इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट। वहाँ पे जो वाटर मैनेजमेंट जो टेक्निक्स है उसमें हमें चेंजेस लाने हैं। उसमें हमें वी हैव टू ब्रिंग सम ऑफ द मॉडिफिकेशंस। व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस? जस्ट सी हियर, water harvesting, implementing water harvesting techniques such as building small ponds or rainwater harvesting structures can help capture and store rainwater for agriculture use during dry periods. इस केस में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम वाटर का मैनेजमेंट करेंगे? मतलब वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, पानी को, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? पानी कलेक्ट, वाटर को कलेक्ट करना। ओके, उस क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं? नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग स्मॉल पॉन्ड्स, छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाकर, ओके, पानी को वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। हार्वेस्टिंग का मतलब यहाँ पे फसल जो हम हार्वेस्ट करते हैं उससे रिलेटेड नहीं है, आप इसको क्लियर रहेंगे। यहाँ पे हार्वेस्टिंग का मतलब है वाटर कलेक्ट करना इन ए पर्टिकुलर रिजर्वायर। ओके, पर्टिकुलर चैनल में वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाने होंगे, जिससे क्या होगा, हम पानी को स्टोर कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करने के लिए इन ड्राई पीरियड, जब शुष्क क्षेत्र, शुष्क समय में। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम अपने इस क्षेत्र में रेनफेड एग्रीकल्चर के एरियाज में अगर फसल में हम डाइवर्सिफिकेशन ला रहे हैं,
वी आर कल्टिवेटिंग वेरियस काइंड ऑफ क्रॉप्स, तो उस केस में क्या होगा, एज यू कैन सी हियर, exploring and promoting drought resistant and climate resilient crop varieties can enhance crop diversity and reduce the vulnerability of rainfed agriculture। इस क्षेत्र में हम कैसे मतलब चेंज सुधार ला सकते हैं, बाय डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप, मतलब अलग अलग प्रकार के हमें क्रॉप जो ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी होते हैं, जो क्लाइमेट रिसाइलेंट का मतलब जो हमारे क्लाइमेट में जो चेंज हो रहे हैं डे बाई डे जो हमारे क्लाइमेट में जो बदलाव हो रहे हैं, उस कंडीशंस में ऐसे हमें क्रॉप लगाने हैं, ऐसे रेजिस्टेंट वैरायटीज लगाने हैं जो उस बदलते हुए इन्वायरमेंट में भी क्या करे, अपने आप को अडेप्ट कर ले, वैसा वैरायटीज हमें लगाना है, जिससे क्या होगा, रेनफेड एग्रीकल्चर में अगर ज़्यादा रेनफॉल टाइम पे नहीं होती, इरेटिक रेनफॉल जैसे होता है, तो उस केस में क्या होगा, वो दैट विल नॉट शो वल्नरेबिलिटी टू दैट पर्टिकुलर कंडीशंस। ओके, जब हम उसमें डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने क्रॉप्स को लगाएंगे। ओके, जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज। अगला क्या है इसमें पॉइंट, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, डिजिटल agriculture, the adoption of digital technologies such as precision farming and mobile based agricultural information systems can improve decision making। मतलब जो भी आज टेक्नोलॉजी जो अलग अलग एप्लीकेशन बन रहे हैं जो एग्रीकल्चर के रेस्पेक्ट में, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमें क्या करना है, डिसीजन फार्मिंग करने हैं। ओके, जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग ला सकते हैं और अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। in which areas, in rainfed areas। okay my dear students, let's come to the next slide। क्या है इसमें, as you can see here, ये कंटिन्यूड है, इसी ये सॉरी ये इसके पार्ट नहीं है, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये है कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स। कैसे और अदर स्टेप्स क्या हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं हम ग्रुप में, लोगों के साथ ग्रुप में कोलैबोरेट करके उनको इनकरेज करेंगे कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स लगा, एक योजना के थ्रू एक तरह से कोऑपरेटिव फार्मिंग करके हम क्या कर सकते हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर के खिलाफ हम चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। ओके, रिसाइलियंस का मतलब क्या होता है, जो क्लाइमेट में जो एकाएक सडन चेंजेज होते हैं, उस सडन चेंजेज के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, एक कोलेबरेटिव एफर्ट अगर लगाते हैं, हम लोग कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग करते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उस चैलेंजेस को हम फेस कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। गवर्नमेंट क्या क्या इसमें, कैसे गवर्नमेंट इंटरवेन करते हैं, कैसे गवर्नमेंट इसमें पॉलिसी के थ्रू कैसे चेंजेस लाते हैं इन क्षेत्रों में। जैसे आप देख सकते हैं पॉलिसी सपोर्ट, governments can play a crucial role in supporting rainfed agriculture through policies that provide financial incentives, access to credit and infrastructure development। गवर्नमेंट इन क्षेत्रों में एक स्कीम के माध्यम से क्या कर सकती है, रेनफेड एग्रीकल्चर में जो किसान होते हैं उनको उस माध्यम से इम्प्रूव कर उस माध्यम से उनको चेंजेस ला सकते हैं। ओके, उनके क्रेडिट टाइम पे लोन्स देकर, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए, वाटर हार्वेस्ट करने के लिए उनको एक लोन्स दे सकते हैं गवर्नमेंट, जिससे वो वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, पानी को कंजर्व करेंगे, जिससे वो अपने ड्राई पीरियड में अपने क्रॉप में पानी को यूटिलाइज कर सके। अगला क्या है पॉइंट इसमें, रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। इस क्षेत्र में क्या, इस जो रेनफेड एग्रीकल्चर में होते हैं, इस क्षेत्र में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, गवर्नमेंट को जो भी साइंटिस्ट होते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के, कृषि विज्ञान केंद्र के, उनको क्या करने हैं, इनमें अलग अलग प्रकार के इनोवेटिव रिसर्च करने होंगे। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है, कंटिन्यूड रिसर्च ऑन ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज कपल्ड विद इफेक्टिव एक्सटेंशन सर्विसेज कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ रिसाइलेंट रेनफेड एग्रीकल्चर। मतलब हमें इस चीज़ों में इनोवेटिव रिसर्च करके मतलब ऐसे क्रॉप्स को हमें रिसर्च करना है जो कि ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स हो, मतलब अगर किसी क्षेत्र में रेनफॉल नहीं भी होती है तो उस केस में वो क्रॉप क्या करे, सर्वाइव कर जाए और वल्नरेबिलिटी शो नहीं करे। वल्नरेबिलिटी का मतलब इन अ सेंस कि जो रिसाइलियंट होते हैं, मतलब जो हमारे जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके अगेंस्ट भी क्या करे, सर्वाइव कर जाए। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इस काम को करते हैं, दिस इज द वे, दिस आर द सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन चेंज द वेज ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर, इन विच वी कैन
इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर्स इन रेनफेड एग्रीकल्चर। ओके, तो जैसे हमने इसमें पढ़ा प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ओके, कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर में। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर बाई यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर को दो भाग में क्लासिफाई किया है। ओके, एज यू कैन सी हियर सम ऑफ द पैरामीटर्स ऑन विच दे हैव बीन क्लासिफाइड एंड व्हाट आर दैट पैरामीटर्स, दैट इज फर्स्ट वन इज रेनफॉल इन ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। एज यू कैन सी रेनफॉल कितने होते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग में, 750 टू 1150 mm। यहाँ पे mm आप ध्यान जरूर रखेंगे, मिलीमीटर। और रेनफेड फार्मिंग किस क्षेत्र को हम रेनफेड फार्मिंग बोलते हैं, जिस क्षेत्र में द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज मोर देन 1150 mm। ओके, दूसरा कंस्टिट्यूएंट पैरामीटर क्या है ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग में, एज यू कैन सी मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू द क्रॉप। मतलब ड्राईलैंड फार्मिंग में मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कितने मात्रा में रहते हैं, मतलब शॉर्टेज, मतलब इस क्षेत्र में मॉइस्चर की कमी रहती है। रेनफेड फार्मिंग में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एनफ अमाउंट में मॉइस्चर रहती है। ग्रोइंग सीजन, जो ड्राईलैंड फार्मिंग एरियाज होते हैं उस क्षेत्र में जो नंबर ऑफ डेज, क्रॉपिंग डेज कितने दिन के होते हैं, 75 टू 120 डेज। बट इन केस ऑफ रेनफेड फार्मिंग जो क्रॉपिंग ग्रोइंग सीजन जो डेज होते हैं कितने दिन के होते हैं, मोर देन 120 डेज, मोर देन 120 डेज एंड अराउंड 200 डेज तक इस पर्टिकुलर रेनफेड फार्मिंग में हम क्रॉप्स को कल्टिवेट करते हैं। ग्रोइंग रीजन्स, किस क्षेत्र में जनरली ड्राई फार्मिंग कल्टिवेट किए जाते हैं, जैसे कि एरिड एंड सेमी एरिड एज वेल एज अपलैंड्स ऑफ सम ह्यूमिड एंड ह्यूमिड रीजन्स। जनरली एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ये होते हैं जो ड्राईलैंड फार्मिंग एरिया में आते हैं, और कुछ सब ह्यूमिड रीजन्स भी आ जाते हैं। ओके, एरिड का मतलब जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, सेमी एरिड का मतलब उससे ज़्यादा होती है, सब ह्यूमिड जो ह्यूमिड से कम और एरिड से ज़्यादा। ओके, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हम लोग आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। ओके, एरिड रीजन में कौन से स्टेट आते हैं, सेमी एरिड में कौन से आते हैं, ह्यूमिड में कौन से आते हैं। रेनफेड फार्मिंग में क्या है, ह्यूमिड एंड समिड रीजन्स, क्योंकि इसमें ह्यूमिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए इसको ह्यूमिड एंड सम ह्यूमिड रीजन्स पर रखा गया हुआ। ग्रोइंग रीजन्स, क्रॉपिंग सिस्टम कैसे फॉलो किए जाते हैं, जो हम लोग पहले पढ़े भी थे, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा फॉलो करते हैं, सिंगल क्रॉप और इंटर क्रॉपिंग। जनरली इसमें सिंगल क्रॉपिंग लोग करते हैं, कहीं कहीं इंटर क्रॉपिंग भी होती है, बट इन केस ऑफ रेनफेड फार्मिंग जनरली फार्मर्स डू इंटर क्रॉपिंग और डबल क्रॉपिंग, दे कल्टिवेट मोर देन 2 क्रॉप्स ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड इन अ ईयर। कंस्ट्रेंट्स का मतलब एक तरह से कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर इन ड्राईलैंड फार्मिंग। क्या होता है, विंड एंड वाटर इरोजन, इस क्षेत्र में क्या होता है, इरोजन की समस्या होती है। ओके, जब ड्राई रहेगा एटमोसफेयर तो क्या होगा, हवा तेज चलेगी। ओके, उस क्षेत्र में क्या होगा, मिट्टी का इरोजन ज़्यादा होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, रेनफेड फार्मिंग में क्या होगा, वाटर इरोजन, इस क्षेत्र में क्या होगा, जब ज़्यादा रेनफॉल होगी तो उससे क्या होगा, वाटर का इरोजन, वाटर जब ज़्यादा रन ऑफ होगा, और रन ऑफ जब ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, मिट्टी को इरोड करेंगे, मिट्टी के जो टॉप लेयर के जो फर्टाइल्स वाले होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाएंगे। वहाँ से क्या होगा कि उस पार्टिकुलर मिट्टी का फर्टिलिटी बोले या हेल्थ को डिग्रेड कर देते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर, आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। दिस हैज बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन, ओके, फॉर एशिया एंड पैसिफिक। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर। ओके, दैट इज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड एनुअली एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड ऑफ क्रॉप। ओके, इन दोनों क्लासिफिकेशन में आप देख रहे हैं एग्जाम में दोनों क्लासिफिकेशन भी पूछे जा सकते हैं, कोई एक भी पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडीशन। तो आपको एक कंडीशन याद रखने हैं, एक में ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग का क्लासिफिकेशन है, और इस वाले में क्या है, इसमें तीनों का क्लासिफिकेशन है। कंडीशन क्या है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितना रेनफॉल ऑकर होती है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। ओके, और क्रॉप ग्रोइंग पीरियड कितने दिन होते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स कम टू द पॉइंट। इसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग। फ्रॉम हियर यू विल कम टू नो कि ड्राई फार्मिंग क्या होते हैं, ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होते हैं, रेनफेड फार्मिंग क्या होते हैं। ड्राई फार्मिंग क्या होते हैं, ऐसी एरिया जिस क्षेत्र में द रेनफॉल अवेलेबिलिटी इज लेस देन 750 mm। ड्राईलैंड फार्मिंग कैसे होते हैं, इन दैट एरियाज द एरियाज रिसीव्स रेनफॉल मोर देन 750 एंड लेस देन 1150 mm, दैट एरिया इज नोन एज ड्राईलैंड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग क्या होते हैं, द एरिया विच रिसीव्स रेनफॉल मोर देन 1150 mm, दैट इज नोन एज रेनफेड फार्मिंग।
सो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग पॉइंट क्या है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। ड्राई फार्मिंग में मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कैसे रहते हैं, एक्यूट शॉर्टेज, वेरी बहुत कम मात्रा में मॉइस्चर की वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है। ओके, अगला इसमें पॉइंट क्या है, ड्राई लैंड फार्मिंग में शॉर्टेज, इस क्षेत्र में मॉइस्चर शॉर्टेज होती है, कमी होती है, मतलब इस क्षेत्र में थोड़ा चल भी क्रॉप सर्वाइव कर जाते हैं, बट ड्राई फार्मिंग में क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर की शॉर्टेज रहती है, एक्यूट शॉर्टेज रहती है। और रेनफेड में क्या है, यहाँ पे तो मॉइस्चर भाई एनफ रहेगा ही रहेगा क्योंकि इस क्षेत्र में रेनफॉल मोर देन 1150 mm ऑकर हो रही है। क्रॉप ग्रोइंग सीजन क्या है, ड्राई फार्मिंग में लेस देन 75 डेज, ड्राईलैंड फार्मिंग में 75 to 120 डेज, और रेनफेड फार्मिंग में क्रॉप ग्रोइंग पीरियड कितने हैं, मोर देन 120 डेज। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसमें क्या है, ग्रोइंग रीजन। ग्रोइंग रीजन कौन से रीजन आते हैं जनरली ड्राई फार्मिंग में, ड्राईलैंड फार्मिंग में और रेनफेड फार्मिंग में। ड्राई फार्मिंग में जनरली कौन से रीजन आते हैं, एरिड रीजन। ड्राईलैंड फार्मिंग में कौन से रीजन आते हैं, सेमी एरिड, और रेनफेड में ह्यूमिड रीजन आते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉपिंग सिस्टम। जनरली कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम हम फॉलो करते हैं ड्राई फार्मिंग में, सिंगल क्रॉपिंग। जनरली हम लोग मोनो क्रॉपिंग लगाते हैं, और ड्राईलैंड फार्मिंग में सिंगल और मल्टी क्रॉपिंग भी लगाते हैं। और रेनफेड में जनरली किसान जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी अच्छा खासा मात्रा में रहता है, तो किसान जनरली इसमें इंटर क्रॉपिंग और डबल क्रॉपिंग भी लगाते हैं। बात आती है यहाँ पे ड्राई स्पेल्स। ड्राई स्पेल्स का मतलब जनरली जो ड्राई फार्मिंग एरियाज होते हैं उसमें जनरली जो ड्राई स्पेल्स मोस्ट कॉमन होते हैं। ओके, जनरली उसमें ड्राई पीरियड ही रहते हैं, और सेमी एरिड में कभी कभी होते हैं, और ह्यूमिड में तो भाई यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे ड्राई स्पेल्स रहता ही नहीं रहता है। ओके, क्रॉप फेल्यूर की बात करें ड्राई फार्मिंग में, जब हमें पता है देर इज अ लेस चांस ऑफ रेनफॉल, तो ऑब्वियसली द क्रॉप फेल्यूर चांसेज इज मोर। बट इन केस ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग वहाँ पे क्या होता है, क्रॉप फेल्यूर इज लेस, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर रहते हैं, कम मात्रा में रहते हैं बट रहते हैं, जिससे क्या होता है क्रॉप सर्वाइव कर जाते हैं। और रेनफेड में क्या है, वहाँ रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे क्रॉप फेल्यूर होने के चांसेज बहुत ही रेयर होते हैं। कॉन्स्टेंट्स, क्या क्या समस्याएं फेस किए जाते हैं इस क्षेत्र में किसानों द्वारा, विंड इरोजन। विंड इरोजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे एरिड कंडीशन हो जाएंगे, शुष्क क्षेत्र हो जाएंगे। उस क्षेत्र में क्या होगा, हवा तेज चलेगी, जिससे क्या होगा, मिट्टी का इरोजन होगा हवा के विंड के थ्रू। ओके, ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या है, विंड इरोजन, वाटर इरोजन है। ओके, और रेनफेड फार्मिंग में क्या है, वाटर इरोजन। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन, हमने पहले ही पढ़ा था इसके बारे में। मेजर्स रिक्वायर्ड, मतलब कि ड्राई फार्मिंग में, ड्राईलैंड फार्मिंग में और रेनफेड फार्मिंग में हमें क्या प्रैक्टिसेस करने होते हैं, जैसे कि मॉइस्चर को हमें कंजर्व करना होता है, किसमें, ड्राई फार्मिंग में, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल का कोई चांसेज नहीं है, कब होगा कब नहीं होगा, कब ड्रॉट आ जाए। तो इस क्षेत्र में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू कंजर्व द मॉइस्चर, कि हमें इसमें क्या करना है, वी हैव टू मेक वाटर हार्वेस्टिंग, वी हैव टू मेक वाटर शेड, ओके, टू कंजर्व द वाटर फॉर फर्दर प्रैक्टिसेज। इन केस ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है, मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेज एंड ड्रेनेज। वर्टिसोल्स वाले जो ऑर्डर वाले मिट्टी होते हैं उनके लिए हमें ड्रेनेज चैनल भी बनाने होते हैं, क्योंकि उस केस में अगर ज़्यादा पानी स्टैग्नेशन हो जाएगा उस फील्ड में तो दैट लीड्स टू प्रॉब्लम। इन केस ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर में, रेनफेड फार्मिंग में हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक प्रॉपर ड्रेनेज चैनल उसमें बनाने होते हैं। अगर हम, क्योंकि उस क्षेत्र में रेनफॉल ज़्यादा होकर हो रही है तो इस क्षेत्र के लिए हमें ड्रेनेज चैनल बनाना मैंडेटरी होता है। अगर इन दैट केस इफ वी आर नॉट मेकिंग ड्रेनेज चैनल तो दैट विल लीड टू द स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, एंड इफ द स्टैग्नेशन ऑफ वाटर विल टेक प्लेस देन इट विल लीड टू इंसिडेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, and that will lead to the less yield. Okay, we will get less yield, and indirectly the farmer will face economic problem. Okay, so I think this is clear to everyone. So आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडिंग ड्रॉट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ड्रॉट, एंड इफेक्ट ऑफ वाटर डेफिसिट ऑन फिजियो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, वैसे हमने इस टॉपिक्स को पढ़ रखे हैं हम लोग पहले भी, बट अगेन वी विल बी डिस्कसिंग। सो टिल देन आपको मैंने जितने भी टॉपिक्स अभी तक पढ़ाए हैं, सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोज़ एंड प्लीज़ make the notes also and prepare it very nicely. Again we will meet in this topic, drought topic. Till then, thank you very much, and please like, share and subscribe my channel.
So again we will meet in this ड्रॉट वाले टॉपिक में. थैंक यू वेरी मच.